हेलो दोस्तों, ये कहानी है दुजरक्ष बहरूपिया की वापसी, यानी कि एक मानवी भेड़िया की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वो काली बर्फ सी जमी झील थी। उसकी सतह इतनी शांत थी मानो सदियों के राज अपने अंदर दबाए गहरी नींद में सो रही हो। उस झील को चारों तरफ से घेर रखा था घने जंगलों ने। वो मोटे काईदार जड़ों वाले वृक्ष, उन पर लिपटी टेढ़ी मेढ़ी लताएं और सभी को अपने अंदर समेटा इठलाता हुआ वो रात का अंधियारा। झील की कांच जैसी सतह पर अब हलचल होने लगी और देखते ही देखते सतह को तोड़ता हुआ उसके पानी में हलचल मचाते हुए बाहर आया वो मानव शरीर। वो बेहद लंबा चौड़ा बलिष्ठ मानव शरीर था। गर्दन तक झूलते बाल, मांसपेशियों से भरी हुई भुजाएं जिनसे वो अपने चेहरे पर से पानी हटा रहा था, गीले चिपक चुके बालों को पीछे कर रहा था। ठंडक भरे मौसम में उसकी सांसें भाप बनती हुई बाहर आ रही थी। फिर उसने पलटकर एक नज़र दक्षिण की तरफ डाली। उस झील की दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी थी जिस पर पत्थरों का एक शानदार किला बना हुआ था। अंधेरा होने के बाद उसके झरोखों से जो टिमटिमाती रोशनी बाहर को फूटती, ऐसा लगता मानो आकाश के सारे तारे वहीं इकट्ठे हो गए हों। फिर उसने ऊपर आकाश में देखा जहां अलसाए से बादल घुमड़ रहे थे। वो देख ही रहा था जब पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर पड़ी। इसका क्या अर्थ था? क्या आज रात फिर से बारिश होगी? हाँ, शायद। आकाश बादलों से लदा हुआ था। वह उदास हो गया। वह किले को देखता हुआ झील से बाहर को चल दिया और तभी एक दूसरी मानव आकृति भी झील से निकली। ये आकृति एक स्त्री की थी। वो पीछे से आई और उसी जंगल की किसी बेल की तरह उस पहली वाली पुरुष की आकृति से लिपट गई। ऐसा हर बार होता था। वो जब भी झील में डुबकी लगाता, उसे पता ही नहीं रहता कि वो भी उसके पीछे धीरे से पानी में उतर आती। मगर उसे ये बहुत लुभाता था। उसकी पत्नी का इस तरह पानी के बीच प्रकट होकर यूं प्रेम जताना। कितनी ही देर तक वो उस झील के पानी में साथ रहे। कुछ और भी था जो उनके मन में हिलोरे मार रहा था। इतना रस और इतनी गहराई थी उसमें, जिसकी तुलना में इस झील का पानी भी चुल्लू भर ही प्रतीत होता था। कितनी ही देर तक वो गीले शरीर उस पानी में डूबते उतराते और अटखेलियां करते रहे। फिर वक्त हो गया। वह बाहर आया और उसने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी का हाथ भी थाम लिया। वे उस ऊंचाई पर स्थित किले की तरफ बढ़े जा रहे थे जो कि उनका ही निवास था। किले में आकर उन्होंने अपने गीले वस्त्रों को अलग किया और साफ सूखे सादे कपड़ों में किले की छत पर आ गए। जल्दी ही हर बार की तरह उनका अनुष्ठान शुरू होना था। ऐसा ही हर बार होता था, मगर छत की मुंडेर पर हाथ रखे वह चिंता से ऊपर देखता रहा। आज चंद्रमा क्यों नहीं निकल रहा? बादल ही बादल भरे हुए थे। आज तो आकाश में हर तरफ। ऐसे तो उनकी पूजा पूरी नहीं हो पाएगी। वह चिंतित हो उठा। फिर पास ही से हंसने का स्वर सुनाई दिया। दोनों पति पत्नी उस दिशा में देखने लगे। वह उनका 4 वर्षीय बेटा था जो उनके एक सेवक के कंधे पर बैठा हुआ था। वह भी बार बार यही पूछ रहा था कि चांद कब निकलेगा, मगर बादलों से ढके आकाश से कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद जब वे वापस महल के अंदर जा ही रहे थे, जब कुछ हुआ। तेज हवाएं चलने लगीं और इसी के साथ ऊपर आकाश में एक हल्की सी रोशनी फूट पड़ी। चारों सर उम्मीद से उधर ही देखने लगे। वो हवाएं बादलों को तितर बितर करती जा रही थी
मतलब अब भी उम्मीद बाकी थी। वे खड़े रहे और तभी एक बड़ा बादल का टुकड़ा आकाश से फिसला और वहां धूप सी रोशनी हो गई। चांद आखिरकार निकल आया था। वह पूर्णिमा की रात थी, पूरे चांद की पहली रात जिसका इंतजार वो पूरा परिवार ही जाने कब से कर रहा था। सबने चंद्रमा को देखकर हाथ जोड़े और उसकी रोशनी में उनके शरीर पूरी तरह नहा गए। यही हर बार होता था। पूरे चांद की रात यानी कि उनका चंद्रोत्सव वे हर बार मनाते थे। इस पवित्र रोशनी में नहाते थे और खुद को धन्य समझते थे, मानो साक्षात चंद्र देवता ही उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। मगर वे नहीं जानते थे कि आज की ये रात अपने साथ कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप लेकर आई थी। इस बार इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है? उसने आकाश पर थाली की तरह चमकते चांद को देखा, मगर हमेशा की तरह उसके मन में उठने वाली श्रद्धा का वो भाव कहाँ चला गया? उनकी जगह ये कैसे विचित्र अजनबी भाव आ रहे हैं उसके मन में, जैसे वह नहीं कोई और हो। उसने चांद को देखा। उसके हाथ अब भी प्रणाम की मुद्रा में थे, मगर मन से वो आस्था का कोमल भाव गायब हो चुका था। अब चंद्र देवता के प्रति कोई आस्था नहीं बल्कि दहशत का भाव भर रहा था उसके जहन में। मगर ऐसा क्यों? कुछ गड़बड़ तो थी, पर क्या? उसने अचानक ही चांद से हटाकर खुद पर नजर डाली और उसकी सांसें भारी होने लगी। उसके रोए खड़े होने लगे, फिर चमड़ी सख्त होने लगी, फिर ये अजीब अटपटा सा एहसास त्वचा से होता हुआ मांसपेशियों और हड्डियों तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था उस रोशनी में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी त्वचा से एक एक रोम छिद्र से उसके अंदर प्रवेश कर रहा था। असंख्य सुइयों के चुभने सा एहसास था वो। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर की एक एक हड्डी टूटकर फिर तुरंत ही दोबारा भी जुड़ रही हो, खुद को बदल रही हो। वह घुटनों पर आ गया और रोकते हुए भी उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी पत्नी ये सब देखकर चिंता में आ गई और उसने उसे संभालने की कोशिश की, मगर उसने उसे दूर हटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल के भी 100वें हिस्से में उसे समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो कुछ दूर पर उसके सेवक का भी वही हाल था। चांद की रोशनी में उसका शरीर भी अकड़ा हुआ था, वह भी खुद से जूझता हुआ लग रहा था। फिर उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी, जो उसके सेवक को भयभीत होकर देख रहा था, और फिर खुद पर काबू पाते हुए अपने पहले रूपांतरण के दर्द को झेलते हुए वह अपने रूपांतरित हो रहे सेवक की तरफ लपका। उसने पूरी ताकत से उसे उठाया और छत से नीचे फेंक दिया। यह देख उसकी पत्नी सदमे से चीख पड़ी। उसने भी मुड़ कर अपनी पत्नी को देखा। इशारे से उसने बार बार कहा कि वह वहां से भाग जाए, क्योंकि वह बोल ही नहीं पा रहा था। अजीब सी गुर्राहट फूट रही थी उसके गले से, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी पत्नी भी अपने बच्चे को खुद से लगाए ये सब देख रही थी। सालों से वो चंद्रोत्सव मनाते आ रहे थे वे सब। फिर इस बार उसके पति को ये अचानक क्या हुआ, वह देखती रही, और उसका पति चांद की रोशनी में अजीब तरह से परिवर्तित हो रहा था। वह अकड़ रहा था, ऐंठ रहा था, उसके शरीर का आकार बढ़ रहा था, त्वचा पर घने भूरे बाल आ रहे थे, उंगलियों पर बेहद लंबे नाखून उग रहे थे। उसकी पत्नी जानती थी कि उसका पति दुर्लभ भेड़ियों की जात से था। वह मानव रूप में अपने परिवार के साथ रहता था,
और अपनी इच्छानुसार एक शांत चौपाई भेड़िए में भी बदल सकता था। मगर आज अचानक उसे क्या हुआ, उसका ऐसा रूप तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये तो ना भेड़िया था और ना ही इंसान, आखिर क्या था ये? और अगले ही पल उसकी दहशत की कोई सीमा नहीं रही जब उसके पथ की जगह पर एक हैवान खड़ा था, लगभग 8 फीट ऊंचा, 2 पांव पर खड़ा भेड़िया, हुलिया भेड़िए जैसा और शरीर मानवों जैसा। क्या था वह? मानव भेड़िया, भेड़िया मानव। उस राक्षस ने अपनी थूथन चांद की तरफ की और जोर से हुंकार भरी। उस हुंकार से ऐसा लगा जैसे उस जिंदा जंगल की रूह कांप गई हो, जिसकी गोद में वो किला बसा हुआ था। इतनी भयंकर गुर्राहट। फिर उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगी, क्योंकि वह अजीब सा दानव अब उनके पीछे आ रहा था। वही जो कुछ देर पहले तक एक पति और पिता था। वो भागती रही और महल के अंदर आकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। आखिर वह एक बहादुर राजकुमारी हुआ करती थी। मगर तलवार उस राक्षस का क्या बिगाड़ती, जो उनके पीछे उनकी गंध सूंघता हुआ किले के अंदर आ चुका था। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, याद दिलाया कि वह उसकी पत्नी है, जिसके लिए उसने अपने कबीले तक को पीछे छोड़ दिया था। उसके साथ उसका बेटा है, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता है। मगर उस राक्षस के अंदर उसके पति का अस्तित्व तो जैसे खो सा गया था। उस भूखे दैत्य को वो दोनों बस अपना शिकार ही दिखाई दे रहे थे। उसकी पत्नी जो अब बिलखने लगी थी, उसने अंतिम कोशिश की तौर पर दीवार पर बने एक रेखा चित्र की तरफ इशारा किया। उसमें एक लंबे बालों वाली औरत थी, एक बच्चा था और एक चौपाया जानवर था। वह तस्वीर उनके परिवार की ही थी, जिसे उनके बेटे ने बनाया था। मगर हर कोशिश बेकार रही। वह हैवान आगे बढ़ा, एक तेज गुर्राहट की आवाज आई और दीवार पर बना वह रेखा चित्र खून के छींटों में रंग गया। और वो एक झटके से नींद से उठ बैठा। वह जोर जोर से हाँफता रहा, मानो अभी अभी अपने श्रापित रूप में उस किले से शिकार करके आया हो। कुछ देर तक तो उसकी समझ में भी नहीं आया कि वह कहाँ है। उसने हर तरफ देखा, वो तो अपने कमरे में ही था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सोचने लगा। उस खौफनाक घटना को हजारों वर्ष बीत गए थे, जब उसने अपने ही प्यारे से परिवार को खत्म कर दिया था। मगर आज भी वो सपना उसे इसी तरह सताता था। वह काली रात जब उसने अपने ही परिवार को अपना पहला शिकार बनाया था, उसने जल्दी से सर उठाया और उस मनहूस सपने को दिमाग से झटकने की कोशिश की। फिर उसने एक नज़र अपनी बगल में डाली। कितना खुशकिस्मत था वह। एक बार अपना परिवार खोने के बाद भी आज उसे वो वापस मिल गया था। उसने अपने 7 वर्षीय बेटे आयु के सर पर हाथ फेरा, फिर उसके बगल में सोई हुई अपनी पत्नी अनुष्का को देखा। कुछ भी हो, अब इन पर वो कभी आंच नहीं आने देगा, कभी नहीं। उसने घड़ी पर निगाह डाली, 3 बज रहे थे। वह चुपचाप उठा और बाथरूम में चला गया। वह जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं। वो उसी रात की याद में खो गया, तब जब आकाश में बादल छाए हुए थे, जब जब उसे लग रहा था कि चांद नहीं निकलेगा। काश उस रात चांद ना ही निकला होता। वह अपने दिमाग को भटकाने की कोशिश करता, मगर बार बार किसी जिद्दी बेल की तरह पुरानी यादें उसके दिमाग से लिपटने लगती। उसका उस झील में डुबकी लगाना, उसकी पत्नी का पीछे से आकर उससे लिपट जाना, और तभी वह चौंक पड़ा जब उसकी मौजूदा पत्नी अनुष्का पीछे से आकर उससे लिपट गई। ठीक वैसे ही वो भी भीगने लगी। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? वो अपने पंजों पर खड़ी होकर अपने होंठ उसके
कान के पास लाकर बोली, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। तो फिर मैं परेशान करूं तुम्हें, बोलकर वो उसकी पीठ से और भी चिपक गई। शैडो मुस्कुराया और मुड़ा। उसने भी उसके पानी से चिपके बाल पीछे किए और उसके करीब आने लगा। कुछ देर में वो दोनों बाहर आ गए। शैडो ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था। अनुष्का खिलखिलाई तो उसने उससे याद दिलाया, आयु सो रहा है। फिर उनका कभी ना खत्म होने वाला प्रेम उमड़ने लगा। वह बहुत चाहता था अनुष्का को, मगर हमेशा ही अपने और उसके बीच एक झीना सा पर्दा छोड़ देता। वह कभी भी चरम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो इसका अंजाम जानता था। वो भेड़ियों की दुर्लभ प्रजाति से था और वह नहीं चाहता था कि कोई और भेड़िया अस्तित्व में आए। कुछ देर बाद वो उठने लगा तो अनुष्का ने उसे वापस खींच लिया। शैडो ने उसकी आंखों में देखा। अनुष्का भी तो उसी की तरह थी। वह भी क्या चाहती थी, बस एक प्यार करने वाला पति और प्यारा सा परिवार। उसे भी तो ये सब बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ था। उसका मन नहीं हुआ उससे दूर होने का, और उस रात वो झीना सा पर्दा भी जाता रहा। वो रविवार की सुबह थी जब एक जीप उनके घर के सामने आकर रुकी। आयु दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, मामा देखो कौन आया है। जीप में से एक ऊंचा पूरा सुंदर सा युवक उतर रहा था। वो पास आया और आयु को उठा लिया। आयु ने भी उसके साथ खूब मस्ती की। शैडो मुस्कुराया और उसके पास आया। कैसे हो उदय? वो बड़े प्रेम भाव से उससे मिला। नौकरी ने जैसा रखा है बस वैसा ही, उदय बोला, जो कि एक जांबाज पुलिस अधिकारी था और अनुष्का के बचपन का दोस्त भी। वो उन गिनती के लोगों में शामिल था जो जानते थे कि अनुष्का का पति शैडो एक मानव भेड़िया है। हालांकि वो ये भी जानता था कि वो कितना नेक दिल है और अपने परिवार से प्यार भी बहुत करता है। कुछ देर हंसी मजाक करते और एक दूसरे का हाल चाल पूछते बीते। फिर आयु ने कहा कि वो सबके लिए अपना फेवरेट मिल्क शेक बनाने जा रहा है। अनुष्का कहाँ है? उदय बोला। उसे कुछ अजीब लगा कि उसे आए हुए इतनी देर हो गई, वो अब तक दिखी क्यों नहीं। अभी तो यही थी, लगता है फिर मोबाइल से चिपक गई। शैडो हर तरफ देखता हुआ बोला। उदय हंसा, फिर संजीदा हुआ। वैसे बहुत दिनों बाद आना हुआ? शैडो ने पूछा। मैं तो शायद आज भी नहीं आ पाता, मगर बात ही कुछ ऐसी है। उदय गंभीरता से बोला। क्या हुआ, सब ठीक है? शैडो बोला। नहीं शैडो, ठीक नहीं है। मुझे लगता है भेड़िए एक बार फिर सर उठा रहे हैं। उदय परेशानी से बोला और शैडो सोचने लगा। एक वक्त था जब शहर में एक मानव भेड़िए ने गजब उत्पात मचाया था। बहुत सी जाने गई थी। उदय ही तब संबंधित पुलिस अधिकारी था और शैडो ने भी उनका पूरा साथ दिया था। तब लोगों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शैडो की अपनी जुड़वा बहन थी, पर वो तो मर चुकी है और उसका शरीर भी नष्ट हो चुका है। फिर ये कौन से भेड़िए हैं जो सर उठा रहे हैं? मुझे लगता है, उदय बोल ही रहा था जब रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो दोनों जल्दी से वहां पहुंचे तो देखा वो आयु की हरकत थी। उसने सामान निकालने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें गिरा दी थी। वो उस अटाले के बीच खड़ा दांत दिखा रहा था। आयु, चोट लग सकती थी तुम्हें। अब चलो, जब मम्मी यहाँ होगी तब कुछ करना, बोलकर शैडो ने आयु का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे रसोई से बाहर निकाला। लेकिन अनुष्का है कहाँ? बहुत देर हो गई, दिखी नहीं। उदय हर तरफ देखता हुआ बोला।
मैं देखता हूँ तुम आयु के साथ बैठो। सैडो गंभीरता से बोला और घर के अंदर जाने लगा। उसे भी खटक रहा था कि अनुष्का बड़ी देर से जाने कहाँ है। वो बेडरूम में पहुंचा मगर वो वहां भी नहीं थी। फिर पीछे बरामदे में देखा तो वहां भी नहीं। कहाँ गई होगी सोचकर वो वापस कमरे में आया और बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा। अनुष्का उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बाहर से ही उसे अनुष्का के चिहुकने की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दी। मतलब वो अंदर ही थी। अनुष्का, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सैडो ने पूछा। अंदर बाथरूम में एक स्टूल पर बैठी अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सर पकड़ कर बैठी हुई थी। उसका चेहरा भी अजीब तरीके से थका हुआ, कुछ बीमार सा लग रहा था। उसके एक हाथ में प्रेगनेंसी किट थी जिसे वो घूरे जा रही थी। वो बार बार देखती फिर परे देखने लगती, जैसे बार बार देखने से वो बदल जाएगी। तभी सैडो ने फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अनुष्का, कुछ बोलो भी। अंदर अनुष्का ने परेशानी से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा। क्या बोलती उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या चिंतित। और सैडो जब उसे पता चलेगा तब। वो माँ बनने वाली थी। वो खुद इंसान थी और उसका पति एक भेड़िया। ऐसे में जो जीव उसके अंदर पर रहा था वो कुछ भी हो सकता था, इंसान भी या भेड़िया भी। मगर उसे अजीब महसूस हो रहा था। वो एक बार पहले भी तो माँ बनी थी ना, तब तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि ये बच्चा अपने पिता की तरह है। हाँ, वो एक भेड़िया ही है। सैडो ये कभी नहीं चाहता था कि कोई और भेड़िया कभी अस्तित्व में आए, मगर उसके चाहने से क्या होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो होने भी जा रहा था। अनुष्का थकी सी उठी और बाथरूम में लगे आईने के सामने पहुंची। उसे कोई समस्या नहीं थी। फिर बच्चा जैसा भी हो, आखिर उसने भी तो सब जानते समझते सैडो को अपनाया था। जब वो एक भेड़िए को जीवन साथी बना सकती है तो एक भेड़िए को जन्म भी दे सकती है। मगर चंद्रमा का वो श्राप, हाथ धोते हुए उसके हाथ रुक गए। क्या वो भी इसके साथ जन्म लेगा? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।